सभी नेताओं को लगता था कि भारत के लोग ऐसे ही अनपढ़ अशिक्षित रहेंगे और भारत में शिक्षा का जो माहौल है बहुत नीचे रहेगा और हम उन्हें ऐसे ही राजनीति में आएंगे, देश की गरीबी मिटाने की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे और फिर नई नई योजनाएं लाने की बात करेंगे और धरातल पर कुछ नहीं करेंगे और देश के लोग ऐसे ही अशिक्षा के माहौल में जीते रहेंगे। हम और हमारे आने वाली पीढ़ियां यानी हमारे आने वाले बच्चे वो भी इसी तरह भारत के लोगों को गुमराह करते रहेंगे और हम भारत की राजनीति में इसी तरीके से बने रहेंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था और शायद वो ये भूल गए थे कि पढ़ेगा इंडिया ऐसे झूठ और फरेब की राजनीति करने वाले नेताओं की छाती पर चढ़ेगा इंडिया। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश यादव और आपके अपने चैनल ब्रिजेश सर ALP में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उन नेताओं के बारे में जिन्होंने काफी लंबे समय से सत्ता अपने पास रखा था, या फिर ये कह लीजिए कि जिनके पास लंबे समय से सत्ता पड़ी हुई थी। उन्हें ऐसा लगता था कि जो भारत की राजनीति है वो उनकी अपने परिवार की जागीर है, यानी कि वो जब चाहेंगे तब मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जब चाहेंगे तब प्रधानमंत्री बन जाएंगे, जब चाहेंगे विधायक MLC बन जाएंगे। ये समझते थे कि भारत की जो शिक्षा का माहौल है वो हमेशा निम्न स्तर का रहेगा और भारत के लोग जातिवाद के सिस्टम में बटे रहेंगे और हम उनको उसी तरीके से जातिवाद का सिस्टम दिखा करके, कभी अशिक्षा का फायदा उठा करके आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, उनके लिए बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा करेंगे और फाइनली चुनाव जीतने के बाद फिर भूल जाएंगे और 5 साल बाद उन्हें भी कुछ याद नहीं रहेगा और फिर जब हम आएंगे तो हमें सत्ता में वापस लौटा देंगे और इसी तरीके से हमारी जो राजनीति है वो चलती रहेगी। लेकिन साथ उन्हें ये नहीं पता था इंडिया जो है वो लगातार पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है और उनके इस तरह की झूठी राजनीति और झूठी व्यवस्था को भी समझता जा रहा है। आखिर वो एक दिन आ ही गया जब इन नेताओं को ये सोच उन पर भारी पड़ने लगी। आप इस देख रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि जितने भी बड़े बड़े नेता थे जिनके नाम से सत्ता हासिल हो जाती थी, आज उन्हीं नेताओं के बेटे राजनीति के लिए दर दर भटक रहे हैं। उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, ना ही उन्हें कोई चाहने वाला है। जैसे कि आपसे मैं बात करूं तो एक बड़े घराने जिसका नाम है कांग्रेस पार्टी, उनके बेटे राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, मुलायम यादव की बात करें तो उनके बेटे अखिलेश, ऐसे ही लालू यादव के बेटे तेजस्वी और उद्धव ठाकरे के बेटे, यानी कि ये लोग एक लंबे समय से इस तरीके से राजनीति के माहौल में जिंदगी जीते आ रहे हैं कि भारत के लोगों को हमेशा हम ऐसे ही गुमराह करते रहेंगे। चुनाव आएगा, चुनाव में बड़े बड़े वादे करेंगे, फिर चुनाव जीतने के बाद हम चले जाएंगे और जो भारत के लोग हैं इस व्यवस्था को वो समझ नहीं पाएंगे क्योंकि 5 साल का जो वक्त होता है वो बहुत लंबा होता है और लोग इसको भूल जाते हैं और फिर समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में विज्ञापन के जरिए हम अपनी बड़ी बड़ी बातें लिखवाएंगे और चुनाव में फिर से आ जाएंगे। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उस चीज़ को समझ लेंगे और हमारे विज्ञापन में फंस जाएंगे और जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं वो लोग जाति के सिस्टम में फंस जाएंगे। ये जो भारतीय राजनीति का दौर था ये लंबे समय से इसी तरह से चलता चला आ रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे करके देश में डिजिटल इंडिया का सिस्टम बनना शुरू हुआ और हर चीजें डिजिटल के माध्यम से लोगों तक पहुंचनी शुरू हो गई और इसी क्षेत्र में सोशल मीडिया ने भी अपना एक बड़ा योगदान दिया। कि पहले क्या होता था कि जो खबरें आती थी न्यूज के माध्यम से या समाचार के माध्यम से, दरअसल वो सरकार के दबाव में उन चीज़ों को खुल करके नहीं लिख पाते थे या नहीं कह पाते थे। यानी सरकार बहुत सारी ऐसे गलत काम करती थी जिसके बारे में उनको लिखना या बोलने का अधिकार ही प्राप्त नहीं होता था। यानी अधिकार तो था लेकिन सरकार के शासन के डर के आगे वो बोल नहीं पाते थे, उनको परेशान किया जाता था। इन्हीं सब कारणों की वजह से जो देश के नेताओं की जो कमियां थी वो लोगों के सामने खुल करके नहीं आ पाती थी। लेकिन जब सोशल मीडिया का जमाना आया तो आज के जमाने में हर एक समय, एक एक सेकेंड, एक एक पल की खबर हर व्यक्ति तक निष्पक्ष रूप से पहुंचने लगी। यानी कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या वादे किए थे और उसको कितना प्रतिशत सक्सेस किया है, यानी उसको कंप्लीट किया है। और जब इस तरीके से खबरें लोगों के पास एक एक सेकेंड की इंफॉर्मेशन पहुंचने लगी तो इस तरह के नेताओं की जो है होश उड़ गए और जब इनके होश उड़े इसी का नतीजा हुआ कि 2014 का जब चुनाव हुआ उस चुनाव में इनकी बोलती बंद हो गई, अर्थात इनके जो पोल पट्टी थी पूरी सामने खुल गई और एक भारत में पूर्ण रूप से धाराशाही हो गए। आप देख पा रहे होंगे कि कभी एक दौर होता था कि नेता का बेटा ही
नेता का बेटा ही नेता बनता था, लेकिन आज उस नेताओं के बेटे को कोई पूछने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की हालत आप देख पा रहे होंगे कि उन बेचारे की ऐसी हालत हो गई है कि जिनको कभी लगता था कि बाप के नाम पर इस देश में सत्ता हथियाई जा सकती है, आज उनके लिए एक चुनाव जीतना भी बड़ा मुश्किल काम हो गया है। यही हाल लालू के बेटों का है, वही हाल सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का। यानी वो दर दर भटक रहे हैं, खूब संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि जो भारतीय राजनीति इतने लंबे सालों से होती हुई आई है, जो इन लोगों ने इतने वादे किए और उन वादों को कभी पूरा नहीं किया, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, लोग इन चीजों को समझ नहीं पाते थे कि कितना काम किसने किया, कितने वादे किए थे, वो कितना पूरा हुआ है और कितना वो विज्ञापन के माध्यम से जो अपनी बातें बता रहे हैं वो कितनी सच है। आज के जमाने में ऐसे नेताओं ने जो कभी कुछ किया ही नहीं, सिर्फ नाम की राजनीति चमकाते हुए आए, आज उन्हीं के बेटे को लाले पड़ गए हैं और उनकी हालत खस्ता क्यों ना हो। जरा आप सोचिए कि क्या कोई व्यक्ति आज के जमाने में जाति के नाम पर वोट देने वाला है। सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए अखिलेश यादव हैं, तो कोई यादव अखिलेश यादव को वोट क्यों देगा। इनके पिताजी 3 बार मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव 1 बार मुख्यमंत्री, यानी टोटल कार्यकाल जोड़ा जाए इनका तो 4 बार का कार्यकाल इनके पास है। और इन्होंने लगभग 20 सालों में यादव के लिए उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो नहीं वोट दे। यानी भाई साहब, आपको कोई वोट देता है तो इसीलिए देता है ना कि आप उसके लिए काम करें, समाज के लिए काम करें। लेकिन यदि आप वोट लेकर के सैफई महोत्सव करवाते हो, प्रदेश के पैसे पर आप नाच नचवाते हो, तो उस नाच से किसी गरीब का कितना पेट भरता है, जरा बताएंगे आप। उस सैफई महोत्सव से आपके लिए तो लुत्फ उठाने का मौका खूब मिलता होगा, लेकिन उस गरीब के घर में जिसके यहाँ रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है, उसको उस महोत्सव से, उस सैफई के नाच से क्या मतलब है, जहां पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते थे। आप मुझे बताइए, आप कहते हो कि जो मंदिर बन रहा है, उस मंदिर में जो पैसा खर्च हो रहा है, उस पैसे को खर्च करने से क्या फायदा हो रहा है। आपको मंदिर बनाना इतना बुरा लग रहा है और आप जो प्रदेश के पैसे का इस तरीके से गलत कामों में उपयोग करते थे, उससे क्या फायदा होता है, जरा आप बताएंगे। मंदिर के साथ धर्म आता है, मंदिर के साथ ज्ञान आता है, मंदिर के साथ मानवता आती है और मंदिर के साथ विकास आता है। शायद आपको पता नहीं है, भारत में सबसे ज्यादा मंदिरों का विकास गुप्त वंश में हुआ और गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि जो मंदिरों की वजह से वो युग जो था, जो गुप्त वंश था, वो स्वर्ण युग में बदल गया, उसके बारे में भी बात होगी। लेकिन आज अगर राजनीति के मुद्दे पर बात हो रही है तो मैं आपसे इसी मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। वही हाल लालू यादव के बेटों का है कि योग्यता तो कुछ भी नहीं, लेकिन वो चले हैं मुख्यमंत्री बनने। हम विकास कर देंगे, वही घिसी पिटी लाइन। इन नेताओं को ऐसा लगता था कि अपने बच्चों को हमें सिखा देंगे कि हम गरीबों के लिए काम करेंगे, किसानों के लिए काम करेंगे, हम विकास करेंगे, हम अच्छा काम करेंगे। सिर्फ वादे करो, 5 साल बाद भूल जाओ, फिर चुनाव में आकर के मौज उड़ाओ और जनता इन्हें माफ कर देगी। लेकिन इन्हें ये नहीं पता है कि सोशल मीडिया इनको छोड़ने वाला नहीं है। वही हाल सोनिया गांधी के बच्चों का भी है, चाहे आप राहुल गांधी की बात करें या फिर प्रियंका वाड्रा की। आप इनके भाषण देखते होंगे तो एक ही बात इनके पास होती है, हम गरीबों के लिए काम करेंगे, हम समाज की भलाई के लिए काम करेंगे, हम किसानों के लिए काम करेंगे। देश की आजादी 70 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और इस देश में सबसे लंबे समय तक अगर किसी की सरकार रही है तो कांग्रेस की रही है। तो आप इतने सालों तक इस देश में क्या करते रहे आखिर ऐसा कि देश में आज भी गरीबों को वही नारा जो नेहरू के जमाने से चलता आ रहा था, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, वही नारा तुम आज भी लेकर के आ रहे 70 साल बाद। इसका मतलब तुमने कुछ नहीं किया, सिर्फ नारे नारे नारे, और इन नारों से किसी का पेट नहीं भरता। देश की जनता तुम्हारे खोखले और ढकोसले जो नारे हैं इनसे उब चुकी। जब आप ये कहते हो हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तब देश के लोग हंसते हैं कि किसानों की लड़ाई आप तो उस जमाने से लड़ रहे हैं जब से देश आजाद हुआ है, फिर आप ऐसी कौन सी लड़ाई लड़ रहे हो जो आज तक किसानों को मुक्ति ही नहीं मिल पाई। आप गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हो, आपने ऐसी कौन सी लड़ाई लड़ा जिससे आज तक देश में गरीबों के हालात ठीक नहीं हुए। तो आप एक काम कीजिए, आप जितनी बार ये कहेंगे कि हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश का किसान, देश का गरीब और देश की जनता आपको उतने ही नीचे धकेल देगी, क्योंकि आप उनके कटे पर नमक छिड़क रहे हैं। इतने सालों तक सत्ता में रहने के बावजूद भी यदि आप कुछ नहीं कर पाए
तो आप एक काम कीजिए, शांति से बैठिए और पानी पीजिए, और जितने सालों तक आप सत्ता में रहे उतने सालों तक बीजेपी को भी रहने दीजिए, और फिर आप बराबर कर लेना अंतर आके कि आपने गरीबों के लिए क्या किया और बीजेपी ने गरीबों के लिए क्या किया। आप 70 सालों में किसी गरीब को घर नहीं दे पाए और बीजेपी ने देश के लाखों गरीबों को घर दे दिया, करोड़ों लोगों को सिलेंडर दे दिया, करोड़ों परिवारों को शौचालय दे दिया, देश के गांव के हर कोने कोने में बिजली पहुंचा दिया, देश के हर गांव तक पक्की सड़क पहुंचा दिया, नाली, सोलर लाइट्स, यानी इतनी सारी सुविधाएं देने वाली बीजेपी जो 7 साल में इतना सब कुछ दे दी, आप वो चीज 70 साल में नहीं दे पाए। इसलिए आप एक काम कीजिए, शांति से बैठिए और आराम कीजिए। देश के गरीब को भी तो मालूम पड़ने दीजिए कि एक तरफ आपकी सरकार रही और एक तरफ बीजेपी की, और फिर दोनों लोग जो थे इतने सालों में कंपेयर किया जाएगा। और जितनी बार आप ये कहते हो, गरीबों का नाम लेते हो, किसानों का नाम लेते हो, उतना ही देश के लोग आपको देखकर क्रोधित होते हैं। और बात करते हैं लालू यादव की, जिनके बेटों में कोई योग्यता ही नहीं है, जो बच्चा कुछ कर ही नहीं सकता है, जो एक बोर्ड का एग्जाम तक पास नहीं कर सकता है, वो देश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। वो डीएम को आदेश देगा, वो बड़े बड़े अफसरों को आदेश देगा, वो बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं चलाएगा। अरे जो बच्चा बोर्ड का एग्जाम पास नहीं कर पा रहा है, वो मुख्यमंत्री बन करके उन बड़े अफसरों को निर्देश देगा कि आपको काम कैसे करना है। यानी कि वही वाली बात होगी, अंधेरपुर नगरी, चौपट राजा, टके सिर बाजी और टके सिर खाजा। तो लालू जी, आपके जो बच्चे हैं वो आपके घर में अंधेरपुर नगरी रखिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपने जो नारा दिया था मैं, यानी मुस्लिम और यादव, तो आप एक काम कीजिए, यादव का पेट नारों से नहीं भरता। बिहार का यादव देश के कोने कोने में जाकर के अलग अलग काम कर रहा है, अलग अलग व्यापार कर रहा है। ठेले पर पूड़ी, सब्जी, पकौड़े, चाय बेच रहा है। अगर आपने काम किया होता तो बिहार के यादव को दर दर भटकने की जरूरत नहीं होती साहब। वो चलता है सिलेंडर जलाने से खाना जब पकता है, वो चलता है जब गरीब को घर मिलता है। उस गरीब को रहने के लिए बरसात और ठंड में जब उसको छाया मिलती है तब उसको सुकून मिलता है। उस गरीब को अपने घर से निकलने के लिए एक पक्के रास्ते की जरूरत होती है, तब वो चलता है। तुमने तो गरीब को झोपड़ी में, चूल्हे पे और कीचड़ वाले रास्ते में ढकेल के छोड़ दिया और राजनीति का खूब लुत्फ उठाया। यादव भी समझदार हो गया कि आपने अगर इतना काम किया होता तो उसको ना बिहार छोड़कर दर दर भटकने की जरूरत नहीं होती। तो आप आराम कीजिए, आपका भी सिस्टम जो है ना वो पूरा हो चुका। वही हाल महाराष्ट्र की राजनीति का है। उद्धव ठाकरे, जिनके एक बेटे हैं जिन्हें लोग प्यार से कुछ और कहते हैं, बेबी पेंगुइन भी कहते हैं, और एक हमारे महाशय हैं महाराष्ट्र के जिन्हें लोग उद्धव ठाकरे कहते हैं, जिनके पिताजी बाला साहब ठाकरे, जिनके नाम का डंका बजता था, आज उन्हीं का बेटा सोनिया सेना बन गया है। जिस बाला साहब ठाकरे के नाम का डंका बजता था, जो बाला साहब ठाकरे सोनिया के विरुद्ध दहाड़ते थे, आज उन्हीं के पुत्र यानी उद्धव ठाकरे सोनिया के सारे पर नाचते हैं। और उन्हीं का एक बेटा है जिनको ऐसा लगता है उद्धव ठाकरे को कि मेरे नाम की राजनीति से इसका भी भला हो जाए। जिन बच्चों को इन नेताओं ने एक पिंजरे में यानी कि एक बंगले में कैद करके रखा और देश के बाहर भेज करके इन्हें पढ़ने के लिए भेजा, जो लोग देश के बाहर के माहौल को जी करके उसमें एंजॉय करके घूम करके आए हों, वो भारत की गरीबी को भला क्या जानेंगे। ये सवाल जरा आप सोचिए कि भारत के लोगों की आवश्यकता क्या है, भारत के लोगों की परेशानी क्या है। ये तो वही जान सकता है ना जो भारत में रहता है। इन नेताओं के बेटे, चाहे वो मुलायम हो, चाहे लालू हो, चाहे फिर वो आप कह लीजिए सोनिया हो, इनके जो बच्चे हैं, ये बचपन जो इनका है, इनका तो 5 स्टार होटल में। आप देश के किसी बड़े नेता का नाम ले लीजिए, इनके बेटे, इनको भारत में रहने के लिए उचित स्थान नहीं है, इनके बच्चों को भारत में पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल नहीं है, इनके बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अच्छा होटल नहीं है। सब कुछ इनका विदेश में होता है। जो बच्चे बचपन से लेकर बड़े होने तक विदेश की शानो शौकत में जी करके आए हों, वो भारत के गरीबों के बारे में, भारत के आम इंसान के बारे में, उनकी महत्वाकांक्षा और उनकी परेशानियों के बारे में क्या जानेंगे। ये तो वही है ना कि आपने उनको पूरी जिंदगी ऐसो आराम करने के लिए भेज दिया, और जब चुनाव के लायक हो गए, जब वो इलेक्शन के लायक हो गए, तो भारत में आकर अपने नाम का नेता, अपने पार्टी के नाम का नेता घोषित करके आप उन्हें सीएम बनाना चाहते हैं, आप उन्हें मंत्री बनाना चाहते हैं। तो आप सोचिए जरा कि जो बच्चा इस देश को कभी जाना ही नहीं है,
वो इस देश में क्या काम करेगा। और भारत के लोग इस बात को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कि ऐसे नेताओं को अब जरा टाटा बाय बाय करने की जरूरत है, जिनके बच्चे इस देश में रहकर बड़े नहीं हो सकते, जिनके लिए भारत का माहौल उचित नहीं हो सकता है, जिन नेताओं को ये लगता है कि भारत उनके बच्चों के लिए व्यवस्थित नहीं है, तो फिर उनके बच्चे भारत में राजनीति करने क्यों आते हैं। और ये सवाल पूरे देश के लोगों का ना दिल और दिमाग में बैठ गया है कि भारत को आपने सिर्फ चुनाव का माध्यम समझ लिया है। खेलो कूदो नाचो गाओ विदेश में, और जब वोट लेना हो तो आ जाओ भारत में कि हम इस पार्टी की इस नेता के बेटे हैं। चिंता मत कीजिए, भारत के लोग समझदार हो गए हैं और आपकी इस घटिया यानी पुरानी वाली राजनीति को लोगों ने धिक्कार दिया है, क्योंकि आपने उन अपने बच्चों को सिखाया है क्या, जो आप एक लंबे समय से कई वर्ष पहले ये करते आ रहे थे। चुनावों में झूठे वादे, विज्ञापन पे विज्ञापन, और फिर देश के लोगों के पास ना सोशल मीडिया थी ना जानकारी कोई माध्यम था, उनको गुमराह करते थे जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर तोड़ फोड़ करके आप वोट ले लेते थे। लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन आपने अपने बच्चों को वही सिखाया है कि आप जाना, रैली करना और कुछ नहीं, 2-4 घिसे पीटे, क्योंकि जब योग्यता होती है तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है। उनमें तो योग्यता है ही नहीं। आपने 4 लाइनें रटवा दिया कि हम गरीबों के लिए काम करेंगे, हम किसानों के लिए काम करेंगे, हम देश को आगे ले जाएंगे। बस 3-4 लाइनें किसी भी नेता के बेटे से मुझसे आप सुन लो, जब भी वो रैली करता है, भाषण देता है, यही 3-4 लाइनें घिसी पिटी उसके पास होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि ये नेता यही शब्द कहते कहते भारत की राजनीति में एक लंबे समय से सिंहासन पर बैठे रहे, और वही शब्द इन्होंने अपने बेटों को सिखा दिया। वो जमाना अलग था, लेकिन इनको लगता था कि भारत के लोग लंबे समय तक सिर्फ यही सुनते रहेंगे और इसी जाल में उलझे रहेंगे। लेकिन अब भारत के लोग यही पूछते हैं कि जो नारा तुम्हारे बाप देते थे, जो नारा तुम्हारे पिता देते थे, तुम आज भी उसी नारे को लेकर घूम रहे हो, तो तुम लोगों ने किया क्या? सिर्फ नारे देने तुम्हारे काम है? तो एक काम कीजिए, जो काम बाप ने किया वही काम आप मत करिए। हमें आपकी और एहसान की जरूरत नहीं है। और इसीलिए भारत के लोगों ने इन नेताओं के बेटों को राजनीति से इनकार कर दिया, ठुकरा दिया है, और एक दर दर भटक रहे हैं। और आप देखते रहिए, आने वाले लंबे समय तक इनको कोई अपनाने वाला नहीं है, और इनकी इस राजनीति को कोई एक्सेप्ट करने वाला भी नहीं है, क्योंकि ये नारे बहुत पुराने हैं। आजादी से लेकर के अब तक इन पार्टियों के वही नारे, वही दावे चलते आ रहे हैं, और ये देश इस नारे को ना तो सुनना चाहता है और ना ही ऐसे परिवार के ऐसे बेटों को अब देखना चाहता। वो चाहता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो ऐसी बातें करे और उसको पूरा भी करे जिससे लोगों का भला हो। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को घर दिया, शौचालय दिए, सिलेंडर दिए, रास्ते दिए पक्के, देश को नेशनल हाईवे से जोड़ने का काम कर रही है, रेलवे का दोहरीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन, देश में नए सिस्टम, नए व्यवस्था, रेलवे का ट्रांसफॉर्मेशन, हर चीज ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में नई व्यवस्था, नई टेक्नोलॉजी, हर चीज को आगे बढ़ाना। तो देश के लोगों ने देखा है कि जो नेता हैं पहले के, वो लोग क्या करते थे। तो देश के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि जो काम इन बच्चों के बाप ने किया है, अब वही नारा, वही राजनीति ये भी करने आ गए हैं, जिसको भारत में इनकी कोई जरूरत अब है ही नहीं। तो आप ये समझ गए होंगे कि क्यों नेताओं के बेटे राजनीति में फेल हो गए हैं, और ये हमेशा फेल हो रहेंगे, क्योंकि इन्होंने कभी कुछ सीखा ही नहीं। इन्होंने भारत को कभी देखा ही नहीं। जब आपने ना तो कुछ सीखा है, ना देखा है, ना भारत को समझा है, और ना ही आप भारत में पले बड़े हो, तो आप भारतीय संस्कृति और भारत के लोगों को क्या जानोगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो की शेयर और चैनल की सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।